सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर अब तक 26.30% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 31.92%, पंजाब में 23.91%, यूपी में 28% से ज्यादा, बिहार में 24% से ज्यादा और उड़ीसा की बात करें तो 22.64% वोटिंग हुई है। झारखंड में करीब 30% तक मतदान अभी तक हो चुका है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में 28.10%, चंडीगढ़ में 25.03% वोटिंग हुई और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र जहां पर 26.13% तक मतदान अभी तक हुआ है। तो आखिरी चरण में अंतिम फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और अभी तक 26.30% तक मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का आंकड़ा है और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में 31.92% और सबसे कम उड़ीसा में 22.64% तक मतदान हुआ। और आपको बता दें, इसके अलावा उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए 22.97% वोटिंग हुई है। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। तो बिहार की 8 सीटों पर 24.25% वोटिंग हुई। चंडीगढ़ की 1 सीट पर 25.03% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 31.92% तक मतदान हुआ। झारखंड की बात करें, झारखंड की 3 सीटों पर 29.55% तक वोटिंग अभी तक हो चुकी है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की 6 सीटों पर 22.64% तक वोटिंग हो चुकी है। पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं आखिरी फेज में, आखिरी चरण में, और पंजाब की 13 सीटों पर 23.19% तक वोटिंग हो चुकी है। यूपी की 13 सीटें हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में 28% वोटिंग हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट, लोकसभा सीट वाराणसी पर भी वोटिंग लगातार जारी है। क्या कुछ सूरत हाल है वाराणसी का, उसे जानने के लिए सीधे हम वाराणसी का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी सूर्यांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यांश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर? जो वोटिंग फीस निकलकर सामने आया है अभी तक क्या 11 बजे का, उसे किस तरीके से देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या क्या माहौल है वहां पर वोटिंग को लेकर? देखिए सुमित, विस्तार न्यूज़ की टीम सुबह से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से भी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने बताया जो मतदान का प्रतिशत है वो 2014 और 2019 की तुलना में कम है। यहाँ पे लोग मतदान करने तो आ रहे हैं, लेकिन जो मतदान का उत्साह उनमें पहले देखा जा रहा था, 2014 में देखा गया, 19 में देखा गया, वो उत्साह अभी नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि 2014 में 2019 में पीएम की जो लोकप्रियता थी वो लोकप्रियता तो आज भी यहाँ पे है। लोग अब भी पीएम को अपने एमपी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही मतदान प्रतिशत की तो अब तक जो 6 चरणों में हुआ है वो यहाँ पे है। 26% मतदान हुआ है, जो हर बार की तुलना में कम माना जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो, जैसे रविंद्र जायसवाल हुए, दयाशंकर मिश्र दयाली हुए, नीलकंठ तिवारी हो, उन लोगों ने नया तरीका अपनाया है वोटिंग के लिए। कोई भजन कीर्तन करते हुए वोटिंग स्थल तक पहुंचा, कोई ढोल नगाड़े के साथ पहुंचा। उसके साथ ही जो यहाँ का स्थानीय नेता वो सुबह ही वोटिंग करके यहाँ के क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसके अलावा महादेव की इस नगरी में एक महादेव की कृपा ही कहेंगे कि जो मौसम है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, उतनी गर्मी नहीं है, बादल छाए हुए हैं, तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसलिए वोटिंग करने के लिए बुजुर्ग लोग जो हैं, बच्चे हैं, जो पहली बार वोटर हैं, उसके अलावा जो आम जनता वो आ रही है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि यहाँ जो साइलेंट वोटर्स हैं, जिनका वास्तव में फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है, जो साइलेंट वोटर्स हैं वो वोट करने आ सकते हैं। और जो कांग्रेस जो पिछले चरण हुए हैं, बाकी के जो 6 चरण हुए हैं उनमें कम वोटिंग हुई। पिछले चुनावों की तुलना में कहा गया कि मौसम की वजह से शायद लोग ना निकल रहे हों घरों से बाहर, शादियों का सीज़न भी उस समय चल रहा था, उसको भी एक बड़ी वजह माना है। लेकिन जब आप वाराणसी में मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि मौसम सुहाना है, शादियों का सीज़न भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है, उस समय भी हम देख रहे हैं कि वोटिंग को लेकर उतना उत्साह नज़र नहीं आता वाराणसी की जनता में। हालांकि वाराणसी के मन में मोदी ही बसते हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इस बार के लोकसभा चुनाव में हम कहेंगे उतना उत्साह लोगों में नजर नहीं आ रहा है वोटिंग को लेकर। सूर्यांश, सही
देखिएगा सुमित, आपने उत्साह नहीं नजर आ रहा है। और वाराणसी क्या है कि वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे हर तरीके का डेवलपमेंट पीएम मोदी ने किया है। शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा, स्वास्थ्य बहुत बड़ा, बीएचयू जैसे संस्थान है, ट्रॉमा सेंटर खुला, उसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। उसके बाद भी वोटिंग नहीं हो पा रही। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे वोटिंग के डे आज छुट्टी है, उसके अलावा भी लोगों को घर से निकल के मतदान करना चाहिए, लेकिन अगर वोटिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो कहीं ना बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहाँ भी जो वोटिंग वो औसत दर्जे का हो रहा है। तो ऐसे में सब लोग थोड़ा सा अचंभित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी के मद्देनजर जो बीजेपी आला कमान है वो यहाँ के अस्थायी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये आदेश कर रही है कि आप मीटिंग वीटिंग न करिए, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच जाइए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों से कहिए कि वो मतदान करें। तो इसी के मद्देनजर जो यहाँ के स्थानीय नेता है, मंत्रियों, सभी लोग, आप सुबह से मैं बता रहा हूँ आपको, वोटिंग करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को वोटिंग के लिए ले जा रहे हैं। वही काम अजय राय भी कर रहे हैं, सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ठीक है सूर्यांश, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब लोग अजय राय के पक्ष में। दोबारा सूर्यांश में लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। कई दिग्गजों ने भी मतदान कर दिया है और बहुत कुछ बोला है मीडिया के सामने। क्या कह रहे हैं दिग्गज आखिरी चरण को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, सुनिए। अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 3 दिन दूर नहीं है, जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। हम लोग तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले, और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। अब मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो गए। शुक्रिया। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। तो सभी नेता यही कह रहे हैं वोट डालने के बाद कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। विस्तार न्यूज़ भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं, चुनाव की 10 तस्वीरें। दिग्गजों ने वोट डाले हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं और राज्यसभा सांसद पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वोट किया है। आपको बता दें सीएम योगी भी पहुंचे हुए थे गोरखपुर वोट डालने के लिए, नड्डा पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए, राघव चड्ढा पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए, रवि किशन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अनुप्रिया पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, हरभजन सिंह ने भी यहाँ पर वोट डाला है। लालू प्रसाद यादव भी आपको नजर आएंगे वोट डालते हुए। तेजस्वी यादव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अनुराग ठाकुर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तो जेपी नड्डा आपको मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाएंगे वहां पर। तो कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो लगातार हम अपडेट्स ले रहे हैं अलग अलग जगहों से, हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। सूर्यांश वाराणसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली से अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी दिल्ली का रुख करूंगा, सूर्यांश मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेता हूं। अमृत, जो वोटिंग फीसदी अभी तक निकलकर सामने आया है 26.30 लगभग का, किस तरीके से देखेंगे? क्या ऐसे अच्छा माना जाए अभी तक का जो 11 बजे का वोटिंग फीसदी है अमृत? बंगाल और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग काफ़ी उत्साहवर्धक दिखाई दे रही है इन 2 राज्यों में। बाकी राज्यों में जो पहले का जो ट्रेंड रहा है पिछले चुनाव का, उसके मुताबिक यहाँ पे चलता हुआ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे अगर कहा जाए दोपहर का वक्त हो चुका है और गर्मी अब लगातार प्रचंड होती जा रही है, तो 3-4 बजे तक वोटिंग धीरे रहेगी, लेकिन उसके बाद वोटिंग बढ़ने की ज़रूर अनुमान लगाए जा रहे हैं। चूँकि आखिरी चरण है और सभी पार्टियों की यह कोशिश है कि आखिरी चरण में जो है पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी जाए। प्रचार चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है,
है। अब एक तरह से है कि वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाया जाए, अपने जो इनके पोलिंग एजेंट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कोशिश है कि लोग मतदाताओं को प्रेरित करें कि वो घर से बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार जो वोट करके बाहर आ रहे हैं, वो मतदाताओं से और अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें और जा करके वोट दें, क्योंकि सबकी इसी बात पर निगाह टिकी हुई है कि वोटिंग ज़्यादा हो और लोकतंत्र और ज़्यादा प्रबल होकर के बाहर आए। खासतौर पे जो सत्ता में बैठी सरकार है उसके लिए भी ज़रूरी है कि मतदाता जो है, जिसके लिए खास तौर पे उसकी कोशिश है कि वो बाहर निकले, वो भी बाहर आए। और खासतौर पे जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि जो उनके लिए जो एक टारगेट वोट है, वोट बैंक है, वो भी उनको मिलता रहे। तो ये सभी जो है अपने अपने समीकरण के हिसाब से अपने मतदाताओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। आखिरी चरण का मतदान है और एक बिल्कुल ही क्रिकेट मैच की तरह कि जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए तब तक मैच को ख़त्म नहीं माना जाता है। आखिरी सीट पे जब तक चुनाव न हो जाए तब तक ये न माना जाए कि चुनाव में कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा सुमित कि एक ही वोट से, सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि बहुमत के आंकड़े से कोई एक वोट भी पीछे, एक सीट भी पीछे हो जाए। बिल्कुल अमृत, मैं लौटूंगा आपके पास। सूर्यांश, जिस तरीके से आप बता रहे थे, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ विकास किया है, बहुत कुछ डेवलपमेंट वाराणसी में हुआ है, लेकिन फिर भी जनता वोट करने के लिए निकल नहीं रही अपने घरों से बाहर, उतना उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सूर्यांश? देखिए सुमित, जो यहाँ का जो जनता है यहाँ की, वो ऐसे तो जो पहले वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वो सभी लोग आए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, कलेक्टर एस राजलिंगम है, उन्होंने भी वोट किया अभी थोड़ी देर पहले और उन्होंने जनता से अपील भी की कि आप सब लोग मतदान कीजिए। कारणों की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वोटिंग डे के दिन आज छुट्टी हुई है वहाँ पे। तो ऐसा सुनने में आया लोगों से कि जो यहाँ के परिवार हैं, जो डेली काम वाम करते हैं, वो आज के दिन हॉलीडे मनाने चले गए हैं, कुछ लोग अगल बगल घूमने चले गए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो वोटिंग प्रतिशत है थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, लेकिन उसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह पे जो बैनर्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, साथ में लस्सी, कई जगहों पे ऐसा किया जा रहा है कि अगर आप वोटिंग करते हैं तो लस्सी पिलाई जाएगी, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो एक प्रमुख वर्ग है, जो साइलेंट वोटर जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ का जो है वो कहीं बाहर जाके रोजगार के लिए काम करने के लिए गया हुआ है, जैसे बेंगलोर, सूरत, दिल्ली, वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। जो वाराणसी का आउटर एरिया है, जैसे रोहनिया हो गया, सेवापुरी हो गया, अजगरा हो गया, हरहुआ हो गया, बाबतपुर हो गया, इन स्थानों के जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो भारी मात्रा में वोटिंग करते थे, जो आम जनता थी, वो बाहर गए हुए हैं रोजगार की तलाश में। तो उन लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि वो लोग अभी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वोटिंग कम आ रही है। शहर के लोग यहाँ पे जो है वो आज के दिन ऐसा सुनने में आया कि हॉलीडे मनाने के लिए छुट्टी के चलते कई कुछ लोग बाहर गए हैं, और जो बच्चे हैं पहली बार उन्होंने वोटिंग किया है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी वोटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन जो मेन तबका है साइलेंट वोटर्स का, वो अभी भी यहाँ पे वोटिंग के लिए नहीं आ रहा है। तो मेन फैक्टर जो वोटिंग गिरने का वो साइलेंट वोटर्स हैं, और साइलेंट वोटर्स का न आना यही बार बार मैं कह रहा हूँ कि चिंता का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से भाजपा कार्यकर्ता वो लगातार जाके क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वोटिंग बढ़ाने के लिए आतुर हैं। सुमित, बिल्कुल अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमृत, 6 चरण बीत गए हैं, 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। अभी तक 6 चरणों में हमने ऐसा नहीं देखा एक भी चरण ऐसा हो जिसमें हम कह सकें, एक भी फेज में हमने ये नहीं कहा कि बम्पर वोटिंग हुई है, छप्पर फाड़ कर वोट किए हैं जनता ने। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अमृत, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसा कि सूर्यांश बता रहे हैं कि हॉलीडे के लिए लोग वहां पर चले गए हैं, तो वोट से ज़्यादा हॉलीडे को महत्व यहां पर दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि देश की जनता में पॉलिटिक्स के लिए, वोट के लिए, मताधिकार के लिए जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आती है? सुमित, ये चर्चा जो है वो हर तरफ है, हर तबके में है, चाहे वो देश का इंटेलिजेंसिया हो या चौक चौराहों पे बैठे हुए लोग हों, सभी इस बात को लेकर के कह रहे हैं। और हम लोग भी निजी तौर पे देख रहे हैं कि जो भी हमने चुनावी इतिहास देखे हैं उसमें एक बड़ा ही एक तरह से एवरेज नीरस सा चुनाव जाता दिखाई दिया है। इसकी अहम वजह में देखा जाए तो 2-3 चीज़ें निकल करके आती हैं। एक तो जैसे शुरू में ही भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि अब की बार 400 पार, और जिस तरह से पूरे क्रम में अगर जिस तरह से विपक्ष का रोल रहा है, वो हमेशा ये चर्चा रही कि एक तगड़ा विपक्ष चाहिए जो सरकार को टक्कर दे। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि हमें एक तगड़ा विपक्ष चाहिए। अब इस बात को लेकर के लोग 2 तरह से सोच रहे हैं। एक पक्ष ये जो सत्ता पक्ष वाला है वो ये सोचा कि चलो हम तो 400 पार कर लेंगे, नहीं तो चलो 300 तो कर ही लेंगे, क्या ही हर्ज हो जाएगा अगर हम 2 वोट नहीं देते हैं। दूसरा पक्ष ये सोचा कि अरे अगर वो आदमी इतना जीत ही रहा है तो हमारे 1 वोट देने से क्या हो जाएगा। तो एक आम जनमानस में इस तरह की एक धारणा जो मुझे लगती है बनी है। और दूसरा
गर्मी का इतना बड़ा प्रकोप है, एक चुनाव तो काफ़ी लंबा खींचा है और भी एकदम जो हिंदुस्तान के अधिकांश इलाके हैं वहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और कई जगहों पे 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर लोगों के अंदर उतनी अंदर प्रचंडता नहीं है। अगर आप पश्चिम बंगाल को छोड़ देते हैं तो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा है जहां पे पंचायत स्तर की तरह वहां पे चुनाव चल रहे हैं, रंजिशें चल रही हैं, साजिशें चल रही हैं और लोग उसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में देखेंगे तो लोग बहुत ही लेस इंटरेस्टेड है, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि लोग छुट्टियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल अमृत, बिहार के बारे में भी आपसे जिक्र करना चाहूंगा। बिहार की पॉलिटिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग रही है हमारे देश में, हमेशा से इतिहास की बात करें तब भी और अभी की बात करें तब भी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नजर आए और निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बिहार की 8 सीटों पर क्या समीकरण बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? किस तरह की सियासत अभी इस समय देख रहे हैं आप अमृत बिहार में? देखिए सुमित, बिहार की जो राजनीति की एक अपनी परिपाटी रही है जिसके कई लेयर्स रहे हैं। उस लेयर्स में जो है सबसे जो प्रोमिनेंट चेहरे रहे हैं वहाँ के नो डाउट वहाँ के जातिगत फेसेस रहे हैं, जिसमें से आप मान के चलिए एक तरफ लालू यादव है तो दूसरी तरफ एक नीतीश कुमार भी हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी भी बैठे हुए हैं, साहनी परिवार भी है। तो इस तरह से इनके छोटे छोटे जो है एक तरह से बारीक लेयर्स बने हुए हैं और इन लेयर्स के जरिए ही आप जो है इस बिहार चुनाव को देख सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव के जनसभा में भीड़ इकट्ठा हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण बिहार वहीं पहुंच गया है। अगर अमित शाह पहुंचते हैं और वहां पे भीड़ दिखाई देती है इसका मतलब यही नहीं है कि संपूर्ण बिहार के जातियों के बाड़े टूट गए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जातिगत समीकरण काफी बिहार में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत धन्यवाद अमृत, बहुत शुक्रिया। सूर्यांश आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बात होगी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बड़े बयान की। राजनीति में धर्म के उपयोग में बोले हैं प्रदीप मिश्रा, धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है। सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। जी हां, प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए और 2 राष्ट्र के लिए। जी हां, 2 अपने लिए पैदा करें और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए पैदा करें, ऐसी बात कह रहे हैं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक कानून नहीं आ जाता, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोले हैं कि जब तक कानून नहीं आ जाता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब किसी कथावाचक ने ऐसा बयान दिया हो। देवकी नंदन भी ऐसी ही बातें कर चुके हैं, लेकिन ये कहाँ से सही लगता है कि सनातन धर्म की ऊर्जा बढ़ाने के लिए 4 बच्चे पैदा कर दीजिए, 2 अपने लिए, 2 राष्ट्र के लिए। बिल्कुल सुमित, देखिए शिव महापुराण का कथा जो है वो प्रदीप मिश्रा रायपुर में कर रहे हैं और रायपुर में करने के साथ में वो हर दिन एक नए विषयों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, कथा के दौरान व्यासपीठ से बात कहते हैं। और आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये कह रहे हैं कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे को आप अपने लिए रखें यानी कि माता पिता परिवार की सेवा के लिए रखें, 1 बच्चे को बॉर्डर पर देश की सेवा करने के लिए जो है वो करें और इसके अलावा 1 बच्चा जो रहे वो सनातन को बढ़ाने का काम करे। तो निश्चित तौर पर बड़ा बयान है और प्रदीप मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिनके देश नहीं विदेश में भी अनुयायी है। उनकी वो जो बात कहते हैं उसे पूरा देश सुनता है, खास करके जो वृद्धजन है या फिर युवा वर्ग है वो भी उनकी बातों को सुनता है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बयान ये क्यों दिया गया, क्या तर्क था उससे पीछे और वो क्या चाहते हैं ये वही स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि तमाम लोगों से जुड़ी हुई है और करोड़ों लोग जिस प्रकार से कथा में पहुंचते हैं उसमें निश्चित तौर पर उन पर यह असर करता पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बातों को, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बातों को कई लोग मानते भी हैं, कई लोग फॉलो करते हैं उन्हें, कई लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। जिस पद पर वो बैठे हैं, व्यास पर बैठकर मंच से जिस तरह की बातें करते हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देश में नंबर 1 है भाई साहब इंडिया जनसंख्या में। बहुत शुक्रिया रोहित जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
भोपाल में मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है इलेक्शन कमीशन। स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चाक चौबंद करने की कवायद है। मतगणना स्थल पहुंचे हैं सीईओ अनुपम राजन और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह। मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरे से लैस है मतगणना स्थल। बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी की गई। तो भोपाल में काउंटिंग की तैयारियों में जुटा हुआ है इलेक्शन कमीशन ईसी। स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चाक चौबंद करने की कवायद है। मतगणना स्थल पहुंचे हैं सीईओ अनुपम राजन और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह। मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है उन्होंने। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लैस है पूरा का पूरा मतगणना स्थल। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। बैठने की व्यवस्था होगी और इस गर्मी में पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। सूरज, अब 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं मतगणना को लेकर, तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं सूरज? जी देखिए सुमित, निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मतगणना स्थल पर पहुंचे थे। यानी स्ट्रांग रूम जो पुरानी जेल में बनाई गई है वहां पर पहुंचे थे और यहीं पर मतगणना कराई जानी है। तमाम चीजों का जायजा लिया कि जिस दिन मतगणना होगी कैसी व्यवस्थाएं होंगी, मीडिया कर्मियों के लिए कैसी व्यवस्थाएं होंगी और आम लोगों के लिए कैसी व्यवस्थाएं होंगी, ठंडे पानी के लेकर हवा के लिए कूलर वगैरह सारी चीजों की व्यवस्थाएं होंगी। तो पूरा जायजा लिया और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि निश्चित तौर पर जो उचित व्यवस्थाएं वो सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं राजधानी भोपाल में। आगे बढ़ेंगे अब। अशोकनगर में एक लड़की पर हमला और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। जैसे ही ये घटना केंद्रीय मंत्री सिंधिया के संज्ञान में आई, वैसे ही उन्होंने प्रशासन को कड़े कदम लेने के आदेश दिए, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सलीम के घर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। तो मुख्य आरोपी के घर किस तरीके से बुलडोजर चला है वो तस्वीरों में देख सकते हैं आप। ये सबक है कि अगर किसी ने भी ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो उसे कानूनी सजा तो दी जाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अशोकनगर में एक लड़की पर हमला करने और उसको किडनैप करने की कोशिश का ये मामला था और जैसे ही घटना के बारे में पता चलता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो तुरंत ही पुलिस प्रशासन को इस पर एक्शन करने के लिए कड़े आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, कड़े कदम उठाने के लिए कहते हैं। और कड़ा कदम क्या उठाया गया? सभी आरोपी गिरफ्तार है और मुख्य आरोपी जो था उसके घर को जमींदोज कर दिया है, तहस नहस कर दिया है जेसीबी मशीन के जरिए। वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं।